बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक भाई ने चंद सवालात किए हैं, गालिबन वो प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो चंद एहतियाती तदाबीर वो जानना चाह रहे हैं या पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं। उसमें एक उनका ये है कि अगर पावर ऑफ अटार्नी को यूज़ करते हुए कोई प्रॉपर्टी फरोख्त हुई है तो क्या उस पे कल को कोई प्रॉब्लम बन सकती है। तो जनाब, प्रॉब्लम इस अंदाज से बन सकती है कि अगर पावर ऑफ अटार्नी इस्तेमाल तो हुई है लेकिन कोई ऐसा काम किया गया है जो उसमें लिखा हुआ ही नहीं है। इससे मुराद ये है कि एक शख्स की प्रॉपर्टीज है, सपोज काफी सी। अब उसने पावर ऑफ अटार्नी दिया है कोई दो प्रॉपर्टीज का कि ये बेचनी है, लेकिन जिसको अटार्नी दिया है, मुझे अटार्नी दिया गया है, तो मैंने उन दो से हट के कोई तीसरी प्रॉपर्टी फरोख्त कर दी है। अब ये काम जो है ये इलीगल है। अब इसमें वो बंदा कल को बिल्कुल पूछ सकता है, और अगर अदालत में ये मैटर जाता है तो अदालत स्ट्रिक्टली देखती है कि पावर ऑफ अटार्नी में लिखा क्या गया था। जो कुछ उसमें लिखा गया था अगर उसके अकॉर्डिंगली हुआ है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी रही बात कि अब सपोज अटॉर्नी है, अटॉर्नी उसे कहते हैं यानी जिसको दिया गया इख्तियार। अब वो शख्स, मुझे किसी ने पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है, मैंने रकबा फरोख्त कर दिया, अब वो पैसे तो मैंने देने थे मालिक को, क्योंकि मुझे तो सिर्फ बेचने का उसने इख्तियार दिया कि मैं बैरूने मुल्क को मेरी जगह तुम प्रॉपर्टी बेच दो। अब मैंने वो पैसे अगर उसको नहीं दिए, अब कल को वो मालिक आपसे नहीं पूछ सकता, आप खरीदार हैं, वो आपको नहीं पूछ सकता, वो सिर्फ मुझे पूछ सकता है। अगर वो कल को असल मालिक कहते हैं मुझे पैसे नहीं मिले, तो वो मेरा और उसका मामला है। खरीदार सेफ है क्योंकि खरीदार ने तो पेमेंट कर दी। इसलिए मेनली इसमें यह देखा जाता है कि पावर ऑफ अटार्नी मिस यूज तो नहीं हुआ। अगर मिस यूज हुआ है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भाई वो ये पूछते हैं कि अगर कोई रकबा हम बाय करने लगे हैं तो इस पे अगर कोई केस हुआ हो जिसका हमें पता नहीं है, तो इसमें फिर हमें क्या, हमारी गलती है या कल को क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। तो देखें, कानून ये कहता है कि मुश्तरी होशियार बाश की आपको तहकीक करनी है जब भी आप कोई रकबा बाय करने लगे हैं। जो आपकी कैपेसिटी है, जितनी आप तहकीक कर सकते हैं उतनी आपको करनी चाहिए। उसमें अगर आपको सब कुछ क्लियर नजर आता है तो आप बेफिक्र होकर बाय करें। अगर कल को कोई इस तरह की बात सामने आ जाती है तो फिर लॉ आपको प्रोटेक्ट करता है कि बोनाफाइड परचेजर, कि एक ऐसा परचेजर, एक ऐसा कस्टमर है कि जिसने तहकीक की, तहकीक में उसने देख लिया कि ये जो बंदा बेच रहा है इसका रिकॉर्ड महकमा माल के पास मौजूद है, रजिस्ट्री चेक कर ली, इंतकाल चेक कर लिया, और कोई स्टे भी नहीं था। स्टे होता तो फर्द ही ना मिलता, स्टे होता तो रजिस्ट्री ना होती। जब वो स्टे नहीं था तो उसने रकबा बाय कर लिया। अब कल को कोई बात सामने आ गई है कि इसका केस चल रहा था, तो वो अपनी जगह पे दुरुस्त है उसका मौकफ के जनाब मुझे कैसे पता चलता, कोई नोटिस नहीं था ना, कोई उस मौके पे मुझे किसी ने प्रॉब्लम की, ना रजिस्ट्री कराते प्रॉब्लम की, ना फर्द मिलते प्रॉब्लम की, ना इंतकाल होते प्रॉब्लम हुई। तो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बोनाफाइड परचेजर हूँ, मैंने पैसे दिए हैं, मैंने लैंड बाय की है। अब कोई भी डिस्प्यूट है वो ये बंदा जाने, बेचने वाला जाने, आपस में पैसों का लेन देन करें, मुझे डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। फिर जनाब आगे, लेकिन ये मैं बताता चलूं कि ये उस सूरत में है कि आपने पूरी तहकीक अपनी की हुई हो। फिर भाई ये कहते हैं कि अगर किसी को पेमेंट हम कर रहे हैं और कुछ टाइम ले रहे हैं, हमने कोई प्रॉपर्टी बाय करनी है, तो वो हम जो पेमेंट कर रहे हैं उसको किस अंदाज से करें, और जो लिखें हम एग्रीमेंट वो किस अंदाज से लिखें। तो इसमें जनाब ये होता है कि एग्रीमेंट हमेशा आप याद रखें कि किसी से भी लिखवाते हैं तो उसे ये कहा करें कि हमें हमारी जरूरत के मुताबिक एग्रीमेंट लिख के दो। होता होता ये है कि एग्रीमेंट्स पड़े होते हैं जो कंपोजर्स वगैरह हैं या जो ये तैयार करके देते हैं, चाहे स्टैम्प फरोश हैं या जो भी, जिसके पास भी आप जा रहे हैं, तो वही जो उनके पास एक फॉर्मेट पड़ा हुआ है तो हर एक को वही फॉर्मेट दे देते हैं, नाम बदल के, प्रॉपर्टी की डिटेल्स चेंज करके, अमाउंट कितनी है, डेट क्या है, एग्रीमेंट कब खत्म होगा, दिस दैट, ये सारा कुछ तब्दील किया जाता है। बाकी वही होता है। ऐसा नहीं, आप कोशिश किया करें कि आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक, क्योंकि हर एक एग्रीमेंट की शराइत मुख्तलिफ होती हैं, तो जो आपकी ज़रूरत है आप उसके मुताबिक लिखवाएं। फिर इन्होंने क्योंकि पूछा कि पेमेंट के हवाले से, तो जिस अंदाज से आप पेमेंट कर रहे हैं उसका आप मुकम्मल जिक्र करें इसके अंदर कि हमने थ्रू चेक पेमेंट की, फलां बैंक का हमने चेक दिया है, फलां डेट का चेक दिया है या ड्राफ्ट दिया है, या हमने ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफ़र की है, तो उसका पूरा रेफरेंस आप उसमें मेंशन कर दें। इसके अलावा आपकी जो जो डील्स हुई हैं, या सपोज आपकी बात हुई है कि हमें फलां फलां डॉक्यूमेंट्स आपने क्लियर करके देने हैं, तो उसका आप जिक्र कर दें। फिर एक सवाल उनका मजीद ये था कि जो रजिस्ट्री है, अगर उसके बाद इंतकाल नहीं हुआ तो क्या पहले इंतकाल करवाया जाए। तो इसको मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ कि हर रजिस्ट्री के बाद इंतकाल का होना ज़रूरी नहीं होता। आपको रजिस्ट्री देख कर ही पता चल जाएगा कि इसका इंतकाल होना है या इसका इंतकाल हुआ होना चाहिए या इसकी ज़रूरत ही नहीं है। वो कैसे कि अगर किसी रजिस्ट्री में खेवट नंबर लिखा है, खतूनी नंबर लिखा है, खसरा नंबर लिखा है,
फिर आप समझ लें कि इसका इंतकाल भी दर्ज होगा। अगर आबादी दे वगैरह का जिक्र उसमें मौजूद है तो फिर उसका इंतकाल नहीं होता, हो ही नहीं सकता, फिर वो रजिस्ट्री से रजिस्ट्री ही होगी। लेकिन अगर ये फर्द वाली जमीन है तो फिर उसका इंतकाल मस्ट है, फिर वो फर्द पर ही फरोख्त होगी, फिर वो रजिस्ट्री के जरिए फरोख्त भी नहीं हो सकती है। रजिस्ट्री वैसे आपके काम की है कि आपको वो रजिस्ट्री ले लेनी चाहिए, लेकिन आप जब प्रॉपर्टी बाय करेंगे तो वो फर्द पर फरोख्त होगी, फर्द के जरिए ही रजिस्ट्री होगी। सब रजिस्ट्रार ऑफिस में आप जाएंगे तो वो आपसे रजिस्ट्री मांगेंगे ही नहीं, वो फर्द को देख के तो रजिस्ट्री को मुकम्मल करेंगे। रजिस्ट्री हो जाएगी और फिर उसके बाद अगेन इंतकाल दर्ज होगा, फिर आपको रिकॉर्ड का फर्द मिल जाएगा। तो ये इसका तरीकाकार होता है रजिस्ट्री और फर्द वगैरह, या किस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री से रजिस्ट्री होती है, किसके लिए फर्द चाहिए होता है। तो ये बहरहाल चंद उनके सवालात थे, तो वो यहाँ आपसे भी शेयर कर दिए। आपको भी दायरा है कि ये तमाम सेफ्टी करनी है जब आप कोई भी प्रॉपर्टी बाय कर रहे होते हैं।